हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग समतल का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और 2 लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूं समतल का। तो हम थर्ड लेक्चर में स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से ही। आपकी शुरुआत होगी और क्वेश्चन में प्रूफिंग क्वेश्चन है एक कि प्रूफ करना है, ठीक है। और ये आप लोग समझ रहे होंगे कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में आप घर पर आराम से पढ़ें और स्वस्थ रहे और 2 गज की दूरी बनाए रखें, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु अल्फ़ा बीटा गामा में होकर जाने वाले और ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 के समांतर समतल का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन में दे रखा है कि x प्लस बी वाई प्लस सी जेड के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात करना है और वही प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे कि समतल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 के समांतर समतल का समीकरण। अब भाई ये कैसे कहोगे कि समतल का समीकरण क्या होगा, मैंने तो पढ़ाया नहीं आपको। तो हाँ जी, ये भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई सी समतल में है और इसका इक्वेशन जो है मान के चलिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। तो हम इसके समांतर हम एक रेखा खींच देते हैं इसका। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, इसी के समांतर है, इसका इक्वेशन क्या होगा। तो इसका इक्वेशन यही होगा भैया, x प्लस वाई और प्लस सिर्फ कांस्टेंट जो होता है उसमें एक ऐड हो जाता है और इसका इक्वेशन यही होगा x प्लस वाई प्लस हम यहाँ पर c कांस्टेंट जोड़ देते हैं। ये इक्वेशन इसका समांतर है। ये क्या है, इसके समांतर है। समझ में आए, ये क्या है, इस रेखा के समांतर इसका समीकरण क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इसका, और इसका है x प्लस वाई। या फिर छोटा है ये c कांस्टेंट, छोटा यानी कि बड़ा, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट में, समझ गए होंगे। तो इसके समांतर अगर हम समतल का समीकरण लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इतनी बातें समझ में आई। चलिए अब ये जो होना है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना में होकर जाने वाले समतल का समीकरण इतना होगा। चलिए तो अल्फा बीटा गामा ये पॉइंट है, अल्फा बीटा गामा ये पॉइंट है। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, ये बिंदु है अल्फा बीटा गामा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। यदि यह बिंदु यानी कि बिंदु कौन सा है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा क्या होती है, समतल 1 से होकर जाती है। समतल 1 पर स्थित है या समतल 1 से होकर जाती है, समतल 1 पर स्थित है, यानी कि इक्वेशन 1 पर स्थित है। तो इसको संतुष्ट करेगी, इसको जब संतुष्ट करेगी तो हम इसको में पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, a अल्फ़ा प्लस b क्या हो जाएगा, यहाँ पर y की जगह पर क्या लिखेंगे, बीटा प्लस c गामा प्लस डी इज इक्वल टू 0। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, d का वैल्यू निकालेंगे। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अल्फ़ा माइनस, इधर इसको इधर लेके चले आए तो क्या हो जाएगा, माइनस a अल्फ़ा प्लस b बीटा, ये b है, प्लस c गामा, ठीक है। d का वैल्यू ये हो गया।
अब डी का वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो आपका जो है प्रूफिंग है वो प्रूफ आपका आ जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। तो इसमें पुट कर दो भैया। तो डी का वैल्यू समीकरण यानी कि इक्वेशन 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी ई। डी की जगह पे क्या रखना है, ये रखना है, तो प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस ही है, तो माइनस क्या हो जाएगा, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा इजकल टू 0। ये है कोष्टक में हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। तो इसको हम इधर लेकर चले जाएंगे, डेट सिंप्लाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर चले जाएं तो प्लस हो जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा। यही तो प्रूफ करना था, आ गया आपका प्रूफ। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपका प्रूफ तुरंत हल हो जाता है। प्रूफिंग क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, जितना कि न्यूमेरिकली क्वेश्चन जिसका आंसर ना दे रखा हो वो थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन प्रूफ हमें ये पता होता है कि हमें क्या लाना है। हमें जब पता होगा कि हमें गंतव्य स्थान हम लोग का क्या है, तो हम लोग किसी भी तरह वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन गंतव्य स्थान यानी कि जो अंतिम जगह है जहाँ पर जाना है वो पता ही नहीं रहेगा, तो हम कैसे पहुँच पाएंगे। तो ये जो प्रूफिंग सिस्टम है ये सबसे आसान है जी, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ाएंगे आपको उस समतल का समीकरण ज्ञात करना जो निर्देशांक अक्षों से ए बी सी अंतःखंड काटता है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करना हो तो नोट कर लिए होंगे, और आगे मैं कराता हूँ। क्या नोट करेंगे यार, छोड़िए ये सब, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन कौन नोट करता है। अब देखिए मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ। थ्योरी में क्या है, उस समतल का समीकरण ज्ञात करना जो निर्देशांक अक्षों से ए बी सी अंतःखंड काटता है, ठीक है। चलिए ए बी सी अंतःखंड काटता है, तो हम अक्षों का पहले समतल बिंदु लिख लेंगे। अक्षों का समतल बिंदु फर्स्ट हम लिख लेते हैं, ये जो ए पॉइंट है वो A00 है, जो B पॉइंट है उसको हम लिख लेते हैं 0B0, ठीक है। और जो C पॉइंट है 00C, ठीक है। ये 3 पॉइंट है, और समतल बिंदु जो इतने 3 पॉइंट है, और इससे ही मतलब इसी में वो मिलता है समतल, यानी कि अक्षों का समतल बिंदु इतना में मिलता है। बातें समझे। चलिए तो हम लिखेंगे क्या कि ए बी सी से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा, ठीक है। चलिए तो हम लिखते हैं ए बी, अतः ये थ्योरी है आपकी, अतः ए बी सी से होकर यानी कि ए बी सी पॉइंट से होकर जाने वाला है समतल का समीकरण, ठीक है। तो इस समतल का समीकरण अगर हम फाइंड करना चाहें तो मैं आपको तो एक पीछे में हमने सेकेंड लेक्चर में आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट्स बना कर किया जाता है, तो उसी तरह हम डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे उसका एक्स वाई जेड और 1, ठीक है। एक्स क्या है A00, ठीक है, ये पहले भरेंगे, इसके बाद यहाँ पर 1 भर देंगे। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। बी क्या है 0B0, यहाँ पर 1 भर देंगे, ये डिटर्मिनेंट्स बन रहा है। सी क्या है 0 C, यहाँ पर 1 भर देंगे। इज इक्वल टू इसका जो आएगा आपका 0 आएगा,
ठीक है, इसका जो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, अर्थात इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है ना, 1 है या फिर आएगा, अर्थात समझ में आया। हल करेंगे तो ये आपका आएगा। चलिए मैं आपको एक और टिप्पणी, एक और फार्मूला, एक और बातें मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पर यदि, ये भी स्टार पॉइंट है आपका, यदि दो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो इक्वेशन है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, ये जो दोनों इक्वेशन है आपका एक समतल, एक ही समतल को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो है दोनों इक्वेशन जब एक ही समतल को प्रदर्शित कर रहा है तो प्रतिबंध क्या होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ये दोनों समीकरण एक ही समतल को प्रदर्शित कर रहा है, क्या हो रहा है, एक ही समतल को प्रदर्शित कर रहा है। तो क्या होगा भैया, a1 बाई a2, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 बराबर d1 बाई d2 अवश्य होगा। समझ रहेंगे, समझ गए। यदि ये प्रतिबंध पालन करता है तो ये जो दोनों इक्वेशन होंगे वो एक ही समतल में स्थित होंगे, या फिर ये दोनों इक्वेशन अगर एक ही समतल में स्थित है तो ये प्रतिबंध अवश्य होगा। ठीक है, बातें समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करेंगे समतल के व्यापक समीकरण का सामान्य रूप में रूपांतरण। चलिए इसे नोट करना हो तो फटाफट नोट कर लीजिए, क्योंकि ये थ्योरी है और थ्योरी पार्ट आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बेहतर है। हे भगवान, नोट करने में भी इतना टाइम। चलिए अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके नोट करते रहिएगा। अब चलिए मैं आपको क्या बताया था कि समतल के व्यापक समीकरण का सामान्य रूप में रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। हमने व्यापक समीकरण क्या माना था, हम लिखेंगे मान लीजिए क्या है कि समतल का जो व्यापक समीकरण है x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। मान लीजिए कि समतल का व्यापक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है। इतनी बातें समझ गए। जब समतल का व्यापक समीकरण ये है और एक संगत सामान्य रूप, एक संगत सामान्य रूप मतलब इसी के संगत एक सामान्य रूप में अगर लूँ तो लिखा जाएगा कि और एक संगत सामान्य रूप Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी हम मान लें। ठीक है,
अगर हम P मान लें तो इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो दोनों इक्वेशन है एक ही समतल को प्रदर्शित करेगा क्योंकि संगत सामान्य रूप है, ठीक है। आप एक हो, आपके फ्रेंड है, ठीक है। अरे गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ यार आपके फ्रेंड है, कोई भी आपके फ्रेंड है तो आपके संगी है, तो संगत समान रूप हो गया, तो आप जहाँ कहीं भी जाएंगे अपने फ्रेंड को साथ लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये क्या है, ये जो समतल का व्यापक समीकरण है इसी के संगत ये है, यानी कि दोनों सेम है, मियाँ बीबी, समझ में आ गया। तो दोनों जब सेम है तो दोनों एक ही समतल में स्थित है। जब दोनों एक ही समतल में स्थित है तो मैंने पीछे क्या लिखा था, L/A बराबर M/B बराबर N/C बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में P/D हो जाएगा। माइनस में P/D कहाँ से भैया, ये क्या हो गया है? चलिए पहले मैं नोट करा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको बता दूंगा। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों समीकरण एक ही समतल को प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं, एक ही समतल को प्रदर्शित करते हैं, तो पीछे मैंने इक्वेशन हमने प्रूव करा था, दिखाया था यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, L/A जब प्रदर्शित करते हैं तब लिखेंगे L/A बराबर M/B बराबर N/C, तो N/C बराबर माइनस P/D। अभी ये माइनस P/D कहाँ से आया रे कोई पूछेगा माइनस P/D कहाँ से आया। तो देखिए इसको इक्वल टू P है, इसको हम इधर लेकर चले आए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस P हो जाएगा, तो ये माइनस P/D। अब बातें समझ में आई, ठीक है। तो ये प्रतिबंध फॉलो करेगा और इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू रूट में L² प्लस M² प्लस N² अपान में रूट में A² प्लस B² प्लस C², ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर देखें तो L² प्लस M² प्लस N² का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाता है, तो प्लस माइनस वन अपान में रूट में A² प्लस B² प्लस C²। ये भी पता चल जाएगा कि आपको कि L² प्लस M² प्लस N² का वैल्यू 1 क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको प्रूफ, चाहते हो तो आप कमेंट करना वीडियो में कि ये क्यों होता है L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1। तो आप पढ़े होंगे कि दिक्कोजिया और दिक् अनुपात, जहाँ पर ये दिक्कोजियाएँ है L और M और N, और यहाँ पर दिक् अनुपात जो है ABC है। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, पढ़े होंगे आप 10+2 में, ठीक है। तो बस इतना ही जानो और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, डिप्लोमा में। तो यहाँ पर अगर हम L की वैल्यू निकालें यहाँ पे, तो L बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, A बटा में अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस C²। L क्या है, दिक्कोजिया, और A क्या है, दिक् अनुपात। चलिए M जो होगा आपका प्लस माइनस B अपान में अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस C²। इसी तरह N इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस C अपान में अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस C²। यानी कि L बराबर सिर्फ A रखो और रूट में A², इसी का A रूट में A² प्लस B² प्लस C² रख दो। याद करने का सबसे आसान तरीका। अब देखिए यहाँ पर हमें P का वैल्यू निकालना है,
P, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P के सामने वाला क्या है D, P के सामने वाला क्या है D, तो प्लस माइनस D अपान में रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आई। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर द्विकोजीय और द्विक अनुपात की बात चल रही थी, तो द्विकोजीय और द्विक अनुपात अगर चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें, मैं द्विकोजीय और द्विक अनुपात ये सारी चीज़ें मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा, इसका प्रूफ दे दूंगा आपको कि कैसे होता है। ये क्या है आपको मैं बताया था, द्विकोजीय है LMN और ABC यहाँ पर क्या है द्विक अनुपात है। चलिए इतनी आप बातें फटाफट नोट कीजिए और इसके बाद हम आपको बताऊंगा मैं दो समतलों के बीच जो एंगल होता है वो कैसे हम फाइंड करेंगे। फटाफट नोट कीजिए। ले लेना चलिए अब हम इसे मिटाते हैं और दो समतलों के बीच का एंगल हम आपको फाइंड करने सिखाते हैं। दो समतलों के बीच का कोण, दो समतलों के बीच का कोण यानी कि एंगल बिटवीन टू प्लेन, समझ में आ रहा होगा। चलिए हम यहाँ पर दो इक्वेशन मानेंगे। दो इक्वेशन क्या होगा यहाँ पर हम मान लेते हैं और उनके जो दोनों इक्वेशन है दो समतलों के बीच का कोण हम थीटा मान लेते हैं। चलिए मान लीजिए हम क्या मानेंगे कि मान लीजिए कि थीटा, या फिर मान लीजिए कि दो समतलों के बीच का कोण थीटा है और दोनों समतल क्या है, तो दोनों समतल का इक्वेशन, फर्स्ट समतल का इक्वेशन क्या होगा आपका, a1x हम मान लेते हैं प्लस b1y प्लस c1z प्लस d इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन में, ये आपका फर्स्ट समतल है। दूसरा समतल क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d, यहाँ पर d1 होगा, यहाँ पे d2 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं है। अगर हम इन दोनों इक्वेशनों के यानी कि दोनों समतलों का बीच का कोण अगर फाइंड करते हैं तो इसका जो होता है, जो फार्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है, अपान में रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा, यही भी रूट में जो होगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बातें समझ में आई कि नहीं आई। ये हो गया आपका फार्मूला, बहुत ही बेहतर फार्मूला है, जो कि थीटा क्या है, इन दोनों समतलों के बीच का एंगल है। चलिए अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, चलिए हम एक नोट स्टार पॉइंट आपको बता रहे हैं। यदि समतल परस्पर लंब हो तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब लंब होगा तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा आपका cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 0 0 0। तो यदि क्या लिखेंगे कि यदि समतलों के बीच कोण
समतलों के बीच का कोण 90 डिग्री हो या फिर दोनों समतल परस्पर लंबवत हो, तो इसका क्या हो जाएगा, cos थीटा के जगह पर cos 90 रखेंगे, cos 90 रखेंगे तो यह हो जाएगा 0, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो इसका जो प्रतिबंध होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। बातें समझ में आई कि आई नहीं आई? और यदि ये दोनों प्लेन जो हो एक दूसरे के समांतर हो तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू वहाँ पे तो 0 हो जाएगा भैया, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो लिखेंगे यदि, यानी कि चूंकि दोनों समतल समांतर हो, तो यहाँ पर लिखते हैं यदि दोनों समतल समांतर हो तो, अरे भैया अपने से लिख सकते हो फटाफट, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या हो जाएगा, रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो लिखेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये आपका, यदि दोनों समतल समांतर हैं तो ये आप प्रतिबंध लगाएंगे, और जब दोनों समतल ये क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो आप ये इक्वेशन लगाएंगे, ये प्रतिबंध लगाएंगे। बातें समझ में आ गई? चलिए नोट कीजिए फटाफट। इसके बाद मैं आपको स्फेयर चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, और लाइन भी आता है इसमें, तो लाइन वगैरह के लिए अभी देखा जाएगा कि क्या होता है, और मैं अच्छा क्वेश्चन इसके लेकर के आता रहूँगा आपके, ठीक है। सीधी रेखा, इसके बाद है स्ट्रेट लाइन, और एक है स्फेयर गोला भी है, जो कि बहुत ही बेहतर है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते रहें। चलिए मैं इसमें और एक आपको थ्योरी बताऊंगा, और हाँ 2 थ्योरी आपको बताऊंगा, और इसके बाद एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, जो उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 2009 में आ चुका है। चलिए आप इसको नोट कर लिए होंगे, और इसे मैं मिटाता हूँ। अब हमें क्या करना है कि दिए हुए समतल के समांतर समतल का समीकरण हमें ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखना है कि दिए हुए समतल के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? मैं भी तो पूछ रहा हूँ कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए, तो हम तो पहले मानेंगे कि व्यापक समीकरण क्या होता है, कि मान लीजिए कि समतल का जो समीकरण होता है वह a'(x) या फिर a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, और जो दूसरा समतल होता है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ये भी तो लिख सकते हैं। चलिए तो हम लिख लेते हैं कि मान लीजिए, यानी कि माना कि समतल का समीकरण, हम डैश में लेते हैं इसमें, अब समतल का समीकरण a'(x) प्लस b'(y) प्लस c'
जेड प्लस डी डैश ले लेते हैं इसको भी इक्वल टू 0 तथा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है। दो समतल आपको पता चल गया, ठीक है। तो समांतर होंगे तो क्या लगेगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे माना कि समतल का समीकरण इतना तथा इतना क्या है, इतना एक दूसरे के समांतर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन एक दूसरे के समांतर है, हमने क्या माना, ये मान लिया, ठीक है। तो प्रतिबंध हम क्या लगाएंगे, इसलिए हम प्रतिबंध लगाएंगे, क्या लगाएंगे भैया, ए डैश बाई ए बराबर बी डैश बाई बी बराबर सी डैश बाई सी, यही तो होगा प्रतिबंध। इज इक्वल टू हम के लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, के यहाँ पर क्या है, एक चर राशि है, डिवाइड करेंगे अगर है ये संबंध रिलेशन लगाएंगे, ये क्या होगा, तो रेशियो होगा, तो ये एक चर ही तो आएगा, ठीक है, चर राशि आएगी। तो यहाँ पर हम देखे हैं तो यहाँ पर ए डैश हम निकालें तो ए डैश बराबर ए के हो जाएगा, बी डैश बराबर बी के हो जाएगा और सी डैश बराबर सी के हो जाएगा। समझ में आ गया, ए डैश बराबर ए के, बी डैश बराबर बी के और सी डैश बराबर सी के। अब हम देखिए इसको हमने समीकरण 1 मान लिया और इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। तो हम देखिए समीकरण, इसलिए हम समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, के ए एक्स, ए डैश का वैल्यू रख दें तो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, के ए एक्स प्लस बी डैश का यहाँ पर वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, के बी वाई प्लस सी डैश का यहाँ पर वैल्यू रख दे तो क्या हो जाएगा, सी के जेड प्लस हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी डैश, यानी कि डी डैश पे हम लिख लेते हैं डी बाई के लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो होना चाहिए के जो होना चाहिए वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हमेशा बातें याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अर्थात जो होगा यहाँ पर, अर्थात क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस एक लेमडा वैल्यू रख लेते हैं इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, के कॉमन ले लेंगे, इसमें भी के कॉमन है, इसमें भी के कॉमन है, ये तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो के कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, एक लेमडा हम कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है, और के इधर डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खटाक से काम खत्म। तो एक कांस्टेंट हम लेमडा, ये डी की जगह पर हमने लेमडा ले लिया, ठीक है। तो ये जहाँ पर लेमडा जो होना चाहिए, हमने लेमडा क्या लिया, लेमडा इक्वल टू डी डैश बाई के, यानी कि डी डैश, यहाँ पर हम डी डैश लिख लेते हैं, चलो डी डैश बाई के है। इतनी बातें आप सबको समझ में आई कि नहीं आई, और ये क्या है, एक अचर राशि है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाफट, फट नोट कीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ विशेष समतल के समीकरण, जैसे कोई निर्देशांक समतलों के समीकरण में YZ समतल, YZ में ZX समतल, XY समतल के समीकरण का क्रमशः x इक्वल टू 0, ये क्या है, YZ में हो गया समतल का समीकरण, और ZX में समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 0 हो जाएगा। इसी तरह सर XY में समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैं क्या लिखवाऊँ इसको, ये छोटी बात है, ठीक है। तो ये कोई वो नहीं है, और लंब का वाला लिखा ही दिया, प्रूव भी करा दिया कि A1 A2 या फिर जो भी है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर वो समतल वाला पीछे वाला, ठीक है। अब हम अगला जो फाइंड करेंगे, दो दिए हुए समतलों की प्रतिच्छेद रेखा से होकर
जो जाते हुए समतल का समीकरण क्या होगा, अब वो फाइंड हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा और जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा और 2009 में आ चुका है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी सारे जो लेक्चर हैं समतल के वो देख रहे होंगे और बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। समतल का बहुत अच्छे से कोर्स मैं कवर करवाऊंगा आपको। चलिए, अब हम क्या करेंगे, दो दिए हुए समतलों की प्रतिच्छेद रेखा में होकर जाते हुए समतल का समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। सिंपल है, कुछ नहीं है। मान लीजिए कि दिए हुए समतल जो है, मान लीजिए कि समतल a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 है। दो समतल हो गया। इसी समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले अगर समतल का समीकरण ज्ञात करें, क्या लिखेंगे, तो इन समतलों की प्रतिच्छेद रेखा से होकर, इन समतलों के प्रतिच्छेद रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेद रेखा में होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा भैया, तो समतल का जो समीकरण होगा वो जो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1z, ठीक है, प्लस d1, इसको एक कोष्टक में घेर लो, प्लस लेमडा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 होगा। बातें समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ जो लेमडा क्या है, कि सभी मानों के, जो समतलों के सभी मानों का प्रदर्शित करता है, ठीक है, जो समतल 1 और 2 की प्रतिच्छेद रेखा में होकर जाता है। कोई बिंदु अगर हम x1 y1 z1 ले लें जो समीकरण 1 और 2 को संतुष्ट करता है, तो समीकरण 3 को भी वो जो होगा पॉइंट ये संतुष्ट करेगा। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई बिंदु x1 y1 z1 ले लें, x1 y1 z1 जो हो इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। तो जब ये दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करता है तो ये जो वैल्यू रखेंगे इसमें रखेंगे, तो इस इक्वेशन को भी हम इस इक्वेशन को भी संतुष्ट करेगा। ये बातें आपको समझ में आ गई? बस ये लास्ट था। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और इस लेक्चर की समाप्ति करूंगा। नोट करना हो फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए, मैं अब इसे मिटाता हूं और आपको क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये डिप्लोमा में आ चुका है, उत्तर प्रदेश डिप्लोमा, बड़ी धैर्य से करना है, क्वेश्चन को गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या है? उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4 और 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0 की प्रतिच्छेद रेखा में होकर जाता है और समतल इतना पर लंब है, यानी कि 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0 पर लंब है। तो हमें क्या करना है? ठीक है, हमें करना कुछ नहीं है, जैसे हमने एक पिछला यही इसी में जो पीछे अभी मिटाया, इसमें एक लिखवाया था इक्वेशन, ठीक है ना, जो प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है, ठीक है, और समतल देखना है कि हमें लंब भी देखना है इसमें। तो पहले हम लिख लेते हैं कौन सा, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि x प्लस 2y प्लस 3z और क्या है -4 और
2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 ये 0 है, और 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यही तो है, इज इक्वल टू 0 समतलों की प्रतिच्छेद रेखा से होकर, समतलों की प्रतिच्छेद रेखा में होकर जाने वाले समतल का समीकरण, तो मैंने पीछे अभी बताया था कि कैसे निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लेमडा, यही तो लिखा था, लेमडा यही तो लिखा था हमने, तो ये प्लस लेमडा करके और इसके बाद ये लिख देना है 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम लेमडा कॉमन लेते हैं, x को एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सिंप्लाई लिख सकते हैं 2 लेमडा प्लस 1 x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखें 2y y है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस लेमडा इंटू वाई हो जाएगा, और यहाँ पर 3z और यहाँ पर माइनस जेड यानी कि लेमडा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जेड कॉमन ले लेंगे तो प्लस 3 माइनस लेमडा इंटू जेड, ये बातें आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर एक बचेगा 5 लेमडा और माइनस 4 बचेगा, तो प्लस 5 लेमडा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये बातें आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है एक समतल, दूसरा क्या दे रखा है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यदि समतल एक, यानी कि समतल ये जो एक है समतल, दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है जिस पर लंब है, तो कौन सा इक्वेशन है भैया, तो 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इज इक्वल टू 0 पर लंब है। तो प्रतिबंध हमने क्या लिखा था, लंब के प्रतिबंध में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो इसका है a1 क्या है 5 और इसका a2 क्या है 2 लेमडा प्लस 1। तो क्या लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे 5 1 प्लस 2 लेमडा चाहे 2 लेमडा प्लस 1 प्लस a1 a2 हो गया प्लस b1 b2, यानी कि ये तो आपको 6z है ना भैया, तो ये क्या है 5x प्लस 3y है, सॉरी यहाँ पर छूटा हुआ है 5x प्लस 3y, ये हो जाएगा 2 प्लस लेमडा इंटू 3, यानी कि 3 इंटू 2 प्लस लेमडा प्लस जेड वाला लिखना है 3 माइनस लेमडा इंटू 6, यानी कि 6 इंटू 3 माइनस लेमडा, और इसके बाद इज इक्वल टू हम 0 लिखेंगे। ये कैसे आया, तो लिखेंगे हम a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। हमने पहले ही प्रूव कराया था कि जब लंबवत हो तो ये वाला लगाएंगे, जहाँ पर a1 जो है ये है और a2 जो है ये है। इसी तरह यहाँ पर b1 जो होगा ये होगा और b2 जो होगा ये होगा, वाई वाला अक्ष। समझ में आ गया होगा। चलिए, तो जब लंब है, ये बातें आप समझ गए होंगे कि ये ऐसे आपका प्रूव हुआ। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए यहाँ से हम आराम से आसानी से लेमडा का वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको ऐड करके नोट कर लेना, जितना आएगा ये आएगा इतना 7 लेमडा प्लस 29 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से लेमडा का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा -29/7। ठीक है, यही लेमडा का वैल्यू हमें उठा करके क्या करना है, इसमें रख देना है, इस इक्वेशन में। बातें समझ में आ गई। यही लेमडा का वैल्यू हमें उठाकर इस इक्वेशन में रख देना है आपका जो, या फिर इस इक्वेशन में रख दो, ये आसान है आपका। इस इक्वेशन में लेमडा का वैल्यू उठा कर रख दो, आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। तो यही लेमडा का वैल्यू उठा कर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आप इक्वेशन में
रख करके लिख लेना क्योंकि स्पेस कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेमडा का वैल्यू डायरेक्ट लिख लेंगे, डायरेक्ट सिंप्लाई। अब क्या हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लेमडा का वैल्यू क्या है -29/7, यानी कि यह हो जाएगा प्लस की जगह पर -29/7 और हो जाएगा ये 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0। ये बातें समझ में आ गई। ये हो गया आपका इक्वेशन जो दो समतलों के परिच्छेद बिंदु से होकर जाता है और इस समतल के लंबवत है, इस समतल के आपके लंबवत है, ठीक है। इसको हल करके आसानी से, यानी कि x को ऐड कर लेना, y को ऐड कर लेना, z को ऐड कर लेना और कांस्टेंट को कांस्टेंट से ऐड कर लेना, तो ये आपका सिंपल में आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट सिंपलाई लिख सकते हैं, एक कॉमन x प्लस क्या आता है 15y प्लस 50z प्लस 173 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। आप इसको हल करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, और मतलब इसमें 3-4 और क्वेश्चन लगभग बचे हुए हैं। थ्योरी लगभग समाप्त हो चुकी है प्लेन का, या फिर थ्योरी और भी है तो मैं थ्योरी वगैरह करा दूंगा। और इसके बाद मैं स्फीयर शुरू करूंगा, गोला। इसके बाद मैं सीधी रेखा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा, प्लेन में स्ट्रेट लाइन कैसे दर्शाया जाता है, क्या होता है, उसका प्रूफ वगैरह क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में मैं क्या करूंगा, इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से ये होता है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।